यहां इस फॉर्मूले में अगर आपने एक सोर्स लगा दिया है जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है, जीरो फ्रीक्वेंसी का सोर्स आपने लगा दिया, तो फिर यहां एफ की वैल्यू जीरो होगी और ये पूरा का पूरा फैक्टर जेड आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर आपने इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी को वेरी लार्ज कर दिया यानी इनफाइनाइट पर पहुंचा दिया, तब आपका फैक्टर 2πfl इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फिर z की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। जब z की वैल्यू इन्फिनिटी तो करंट की वैल्यू जीरो। अब आपने यहां इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेट की जीरो, यानी डीसी सोर्स की तरह इसे बना लिया, और फिर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जा रहे हो। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर आपका ये 1/2πfc डिक्रीज हो रहा है और 2πfl इंक्रीज हो रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ये एक्सएल है, ये एक्सी है। जब आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के साथ साथ आपका एक्सएल बढ़ता चला जा रहा है, एक्सएल बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के साथ साथ एक्सी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। तो इस z की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ध्यान से देखिए कि z फाइंड करने में आपको यहां ओमिक रेजिस्टेंस है, ओमिक रेजिस्टेंस को कोई मतलब नहीं फ्रीक्वेंसी से, और आपके लिए फिर दूसरा फैक्टर यहाँ क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी। फ्रीक्वेंसी जीरो होने पर 2πfl जीरो है, लेकिन 1/2πfc इंफिनिटी है, तो दोनों का डिफरेंस इंफिनिटी। फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी होने पर 2πfl इंफिनिटी है और ये पूरा फैक्टर जीरो है, तो भी दोनों का डिफरेंस इंफिनिटी। अब आपने जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो, जीरो जब आप यहां रखेंगे तो 2πfl जीरो हो गया, जीरो जब आप यहां रखेंगे ये इंफिनिटी हो गया। अब जीरो से ऊपर 10, 10 आपने यहां रखा तो जीरो से बड़ा हो गया, लेकिन जब आपने यहां 10 रखा तो ये पूरा का पूरा फैक्टर इंफिनिटी से, इंफिनिटी से बड़ा होगा, छोटा होगा। जब आपने यहाँ 10 रख दिया जीरो के बजाय, तो ये पूरा 1/2πfc इंफिनिटी से बड़ा होगा या इंफिनिटी से छोटा होगा? हम्म, छोटा हो जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एफ बड़ा कर रहे हो तो ये पूरा फैक्टर कम हो जाएगा। जब आपने फ्रीक्वेंसी जीरो रखी है, तो ये मेरा हाथ है, एक्सएल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा हाथ एक्सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आपने फ्रीक्वेंसी जीरो रखी तो एक्सएल बिल्कुल जीरो है और एक्सी कहाँ, इंफिनिटी है, बहुत ऊंचा है, इनके बीच का गैप बहुत बड़ा है। आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ानी शुरू कर दी, एक्सएल की वैल्यू, एक्सएल की वैल्यू जीरो से बढ़नी शुरू हो गई, एक्सी की वैल्यू इंफिनिटी से घटनी शुरू हो गई। एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आकर के एक्सएल और एक्सी आपस में दोनों इक्वल हो जाने हैं। एक्सएल बढ़ते बढ़ते, एक्सी घटते घटते, सीधा ये ग्राफ में बना हुआ है। आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, एक क्वांटिटी आपकी लगातार बढ़ती जा रही है। ये जीरो से बढ़ना शुरू हुआ, कौन जीरो से बढ़ना शुरू हुआ, एक्सएल। एक्सएल जीरो से बढ़ना शुरू हुआ, एक्सी जीरो से घटना शुरू हुआ, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। एक कंडीशन ऐसी आई, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आया कि एक्सी घटते घटते और एक्सएल बढ़ते बढ़ते दोनों आपस में इक्वल हो गए इस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। और जब ये दोनों इक्वल हो गए तो एक्सएल माइनस एक्सी का डिफरेंस कितना होगा, जीरो। और अब z की वैल्यू कितनी रह जाएगी, r रह जाएगी।
तो z की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है? फ्रीक्वेंसी के साथ z की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है z की वैल्यू। z की वैल्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर इसलिए डिक्रीज हो रही क्योंकि एक्सएल और एक्सी का डिफरेंस घटता चला जा रहा है। एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, एक बढ़कर दूसरा घटकर एक दूसरे के पास आते चले जा रहे हैं। तो एक्सएल माइनस एक्सी का डिफरेंस घटता चला जा रहा है, ये पूरा ब्रैकेट छोटा होता चला जा रहा है, आर अपनी जगह है, तो जेड डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर अगर आप निकल जाएं, देखो यहां आपको साफ दिखाई दे रहा है जीरो। कौन है जीरो? एक्सएल। एक्सी कितना? इंफिनिटी। इनके बीच का गैप कितना? ये रहा, इतना बड़ा गैप। आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, एक्सएल जीरो से बढ़ गया, एक्सी जीरो से घट के यहां आ गया, इंफिनिटी से घट के यहां आ गया, इनके बीच का डिफरेंस घटता चला जा रहा है। एक टाइम ऐसा आया कि एक्सी घटते घटते एक्सएल बढ़ते बढ़ते दोनों इक्वल हो गए, इनके बीच का डिफरेंस गायब हो गया, खत्म, जीरो। अब आपने फ्रीक्वेंसी अगर और बढ़ा दी, अगर आपने फ्रीक्वेंसी अब और बढ़ा दी, तो एक्सी और घट गया, एक्सी और घट गया, एक्सएल और बढ़ गया। जब एक्सी घट रहा है, एक्सएल बढ़ रहा है, तो अब इनके बीच का गैप, इनके बीच का जो गैप है वो लगातार क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी हुई, तब आपका ये जो डिफरेंस है फिर से इनफाइनाइट पहुंच गया। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ z की वैल्यू डिक्रीज होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। कहां? जबकि z इक्वल हो जाए ओमिक रेजिस्टेंस के। और फिर उसके बाद क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी अगर आप और बढ़ाते हैं तो फिर से z की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती, इन्फिनिटी से घटती है। कहां तक? जहां तक कि इसकी वैल्यू r हो जाए, और फिर बढ़ना शुरू कर देती है। कहां तक बढ़ती है? इन्फिनिटी तक बढ़ती है। अगर z की वैल्यू आपकी इंफिनिटी है तो i की वैल्यू जीरो, और अगर z की वैल्यू कम है, r के बराबर है, तो i की वैल्यू v अपॉन r। i की वैल्यू क्या बन गई? v बाय कैपिटल R। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ i। ठीक है। अगर इसके साथ साथ आप इम्पीडेंस, फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस का आप अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें, तो वो ग्राफ कैसा होगा? अच्छा तो ये हो कि मैं इसी पे बना दूं, लेकिन इस पर बनाने से थोड़ा कंजेशन हो जाएगा, तो अलग बनाऊं या इसी पर बना दूं जेड का ग्राफ? है, बना दूं इस पे ही? तीन लाइनें तो ये है, दो लाइनें और आएंगी, एक जेड की और एक आई की। बना दूं इसी पर? चलो, अगर नहीं समझ आया, जेड का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ। जब आपकी फ्रीक्वेंसी जीरो है तो जेड है इंफिनिटी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी जीरो है तो जेड इंफिनिटी है, और फ्रीक्वेंसी बहुत लार्ज है तो भी जेड इंफिनिटी है। लेकिन जब आपका एक्सएल और एक्सी इक्वल है, उस मोमेंट पर z की वैल्यू सबसे कम है। कितनी है? r के इक्वल। कितनी है? r के इक्वल। तो यहां इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। जिस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर एक्सएल और एक्सी आपस में इक्वल हो गए हैं, इस फ्रीक्वेंसी पर z की वैल्यू मिनिमम। ठीक है। अब देखना जरा, जीरो फ्रीक्वेंसी पर z की वैल्यू वेरी लार्ज, घटनी शुरू हुई, z की वैल्यू घटती गई, घटती गई, घटती गई, घटती गई, और कहां तक घटी है ये? r तक। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ z की वैल्यू डिक्रीज। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ z की वैल्यू फिर से इंक्रीज होती चली जाएगी, और थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर लगभग लगभग z की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ? आपका z रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर z की वैल्यू मिनिमम हो, कितनी है मिनिमम? r के इक्वल। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एक नाम स्पेशल दिया जाता है, एफ आर।
एफ आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब ये तो हो रहा है फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, सॉरी जेड के लिए, लेकिन आई कैसा है देखो, आई की वैल्यू जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर जेड इंक्रीज हो रहा है तो आई आपका डिक्रीज हो रहा है, और जेड अगर डिक्रीज हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यही इसी ग्राफ में अगर आई की वैल्यू आप करें, जब जेड इंफिनिटी है, ये ब्लैक वाला कर्व, जब जेड इंफिनिटी है तो आई कितना है, 0, और जब जेड मिनिमम है तो आई की वैल्यू मैक्सिमम पहुंचेगी, और कितनी पहुंचेगी वो, अब आई की वैल्यू रह जाएगी जेड वी अपॉन आर, क्योंकि यहां जेड की वैल्यू घटते घटते आर तक डिक्रीज हो गई। तो आई करंट मैक्सिमम, कितनी करंट मैक्सिमम, जो डिसाइडेड होगी ओमिक रेजिस्टेंस से, यहां मैंने बना लिया। तो करंट 0 कब, जब जेड इंफिनिटी, जैसे जैसे जेड घटने लगा करंट बढ़नी शुरू हो गई, करंट बढ़नी शुरू हो गई, करंट ये बढ़नी शुरू हो गई, मैक्सिमम करंट पहुंची, और फिर करंट की वैल्यू फिर से क्या हुआ, डिक्रीज होनी शुरू हो गई, और लगभग लगभग 0 पहुंच गई। कब 0 पहुंच गई, जब आपका जेड इंफिनिटी पहुंचा है। ये आपका करंट का हो गया ग्राफ। इन ग्राफ को बनाने के लिए कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार ग्राफ बने हुए आए हैं और उन पर क्वेश्चन आए। अक्सर बुक्स में ये ग्राफ अलग अलग बना हुआ है। ये कितनी लाइन हो गई यहाँ, 1 2 3 4 5, 5 की 5 लाइन, 5 अलग अलग ग्राफ में बने हुए। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप इनके आपस में कोरिलेशन आराम से कर पाओगे कि कौन किसके साथ है, कुछ नहीं, सब आपस में लिंक्ड है, एक से दूसरा, दूसरे में से तीसरा निकल रहा है ग्राफ, सब आपस में लिंक्ड है। तो एक जीरो फ्रीक्वेंसी पर जेड इंफिनिटी और करंट 0, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई वैसे वैसे जेड की वैल्यू डिक्रीज हुई, करंट की वैल्यू बढ़ गई। जब जेड मिनिमम है तब करंट मैक्सिमम है, फिर जब जेड बढ़ना शुरू किया तो करंट वापस नीचे डिक्रीज होने शुरू हो गई। जब जेड की वैल्यू लगभग इंफिनिटी पहुंची तो करंट घटकर वापस 0 के लगभग हो जाती है। जेड की वैल्यू मिनिमम कहां तक पहुंचेगी, जेड की वैल्यू मिनिमम पहुंचेगी कितने, ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट के इक्वल। ठीक है, तो आपने क्या कहा, as the frequency of AC is increased from 0 to infinity, क्या होता है, डिफरेंस XL माइनस XC decreases to 0 at a particular frequency FR, then, एक मिनट, इसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर दें, डिफरेंस एक्सएल माइनस एक्सी डिक्रीजेस टू 0 फ्रॉम इंफिनिटी। जो एक्सएल माइनस एक्सी का डिफरेंस है वो इंफिनिटी है शुरू में, और डिक्रीज होकर के 0 0 आ गया यहां तक इस क्रॉस पर। ठीक, एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफ आर, ठीक, देन इंक्रीजेस टू इंफिनिटी। दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस समझ रहे हो, डिफरेंस इस ग्राफ में नहीं है कहीं भी, डिफरेंस की कोई लाइन नहीं है, लेकिन ये ग्राफ एक्सेल रिप्रेजेंट करने वाला है, एक्सी, और ये एक्सेल, ये इन ग्राफ के बीच का ये पॉइंट, ये दोनों डिफरेंस है, जीरो फ्रीक्वेंसी पर इंफिनिटी, और जब बहुत लार्ज फ्रीक्वेंसी तो भी इंफिनिटी। अब इससे क्या हुआ, हेंस
जेड, जेड की वैल्यू क्या होता है? डिक्रीजेस फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। जेड की वैल्यू इंफिनिटी से आर तक डिक्रीज हुई। ठीक है, कहां? एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, कौन सी? एफ आर। एंड देन इंक्रीजेस टू इंफिनिटी। अब इसका क्या रिजल्ट निकला? कॉरेस्पॉन्डिंगली आई कहां से इंक्रीज हुई? इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कितनी है आई मैक्सिमम? आई की मैक्सिमम वैल्यू है v बाय आर। आई इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी? v बाई आर। एंड देन डिक्रीजेस टू जीरो, फिर से डिक्रीज हो गई। जब z इंफिनिटी हुआ तो i की वैल्यू फिर से जीरो हो गई। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? जिस फ्रीक्वेंसी पर ये सारा हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी है? एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर, एक्सएल इक्वल्स एक्सी। एक्सएल, एक्सएल बढ़ते बढ़ते और एक्सी घटते घटते इस पॉइंट पर दोनों इक्वल हो गए। एक्सएल कितना है? 2 पाई एफ आर एल। ये कितना है? 2 पाई एफ आर सी। एफ आर आपको निकालना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। तो फिर एफ आर कितना बनेगा? 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी हर्ट्स। और यही एक्चुअली क्या है? दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ आर एल सी सर्किट। क्या मतलब हुआ इसका? इस एल और सी की वैल्यू के हिसाब से जो भी फ्रीक्वेंसी निकल कर आ रही है इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर आपके सोर्स की फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो डिसाइडेड है, कहां से डिसाइडेड है? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी से। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल हो जाए तो फिर सर्किट रेजोनेंस में आ जाता है। ठीक है, हमारी लाइफ में रेजोनेंस सर्किट का बहुत इंटेंसिवली यूज है, बहुत इंटेंसिवली यूज है रेजोनेंस सर्किट का। कहाँ यूज है? जितना भी आप टीवी या एफएम वगैरह सुन रहे हैं वो सब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर है, सारे के सारे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रहे हैं। जब आपकी फ्रीक्वेंसी, जब इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ आर के इक्वल होगी तो उस टाइम करंट की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम। करंट की वैल्यू क्या? मैक्सिमम। अच्छा, इसे समझने के लिए थोड़ा सा एक मैं और सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, एक सर्किट और ड्रॉ कर रहा हूं। आपने एक आपने एक सर्किट बनाया, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर डाल दिया, तीनों कंपोनेंट यहां लगा दिए। और ये एल और सी की कुछ ऐसी वैल्यू है, कुछ ऐसा इनका आपने वैल्यूज ली हैं कि इस पूरे फॉर्मूले से 100 हर्ट्ज निकल कर आ रहा है। आपने ये एल और सी की वैल्यू इस तरह से डिसाइड कर ली कि इस फॉर्मूले में रख कर
100 हर्ट्ज निकल कर आ रहा है। 100 हर्ट्ज इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब आपने इस सर्किट पर मोर देन वन सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर दिए। आपने एक सोर्स जोड़ दिया ऑल्टरनेटिंग करंट का, कितना, E1 इक्वल्स E01 साइन ओमेगा 1t। इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। आपने इसी सर्किट पर, आपने इसी सर्किट पर एक और सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दिया, कितना, E2 इक्वल्स E02 साइन ओमेगा 2t, और इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज। आपने एक और सोर्स यहां कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, सारे सोर्स आप कनेक्ट करते जा रहे हैं, जैसे आपने पीछे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा था, वैसे ही कई सोर्स, सारे सोर्स कर दिए। यहां E3 इक्वल्स E03 साइन ओमेगा 3t, और पता चला इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। आपने वो सोर्स लिया, मतलब एक जनरेटर ये है, लेकिन इस जनरेटर की कॉइल एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है, 500। एक जनरेटर ये है जिसकी कॉइल एक सेकंड में कितने टर्न ले रही है, 1000। एक जनरेटर ये है जिसकी कॉइल टर्न ले रही है 100। एक और लगा दिया आपने, पैरेलल में आप जोड़ते चले गए सारे के सारे, और आपके इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। F4, F3, ये F2 और ये F1। अब इन चारों सोर्सेस से, इन चारों ही सोर्सेस से आपके RLC सर्किट में करंट जा रही है। एक करंट ये भेज रहा है अपनी, दूसरा सर्किट अपनी करंट भेज रहा है। कौन सी करंट भेज रहा है, ये करंट भेज रहा है। ठीक है, एक सोर्स ये पहले वाला, ये भी अपनी करंट भेज रहा है इसके अंदर। चौथा वाला सोर्स है, ये भी अपनी करंट भेज रहा है ये। ठीक है, अब इन सारी करंट्स का भी नाम लिख लेता हूं मैं। पहला सोर्स I1 करंट भेज रहा है सर्किट में आपके, दूसरा वाला सोर्स भेज रहा है कितनी, I2 करंट, तीसरा वाला सोर्स भेज रहा है I3 करंट, चौथा वाला भेज रहा है I4 करंट। आप सिर्फ आइडिया दीजिए, क्या ये सारी की सारी करंट सेम होगी, जबकि E1 E2 E3 E4 की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। मतलब ये भी 100 वोल्ट है, इसकी भी RMS 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 100 वोल्ट है। सब के सब ये इक्वल, सब के सब इक्वल वोल्टेज के, RMS वैल्यू सबकी सेम है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो I1 I2 I3 I4, क्या ये सारी की सारी सेम होंगी या डिफरेंट होगी? पहला तो ये क्वेश्चन कि सारी की सारी करंट्स सेम होंगी या डिफरेंट होंगी, जबकि आपके E1 E2 E3 E4 तीनों के तीनों बिल्कुल एक ही है, इनके सबके RMS वैल्यू सबकी सेम है। 100 वोल्ट के जनरेटर है, या 200 वोल्ट 200 वोल्ट 200 वोल्ट 200 वोल्ट के जनरेटर है। तो क्या ये सारे जनरेटर्स इस आपके इस RLC सर्किट में एक जैसी ही करंट भेज रहे होंगे, या ये करंट कुछ डिफरेंट होगी? चलो अच्छी बात है कि कम से कम आप में से एक ने प्रॉपर रीजन के साथ इसका आंसर दिया है। यहां 4 सोर्स मैंने अप्लाई किए हैं सेम सर्किट पर। सर्किट की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, सर्किट की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। आपने यहां सोर्स लगाए 4, 500 हर्ट्ज के लिए
इस सर्किट में एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू डिफरेंट रहेंगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो सीधी सी बात यह है कि 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्ससी आपस में इक्वल होंगे। एक्सएल एक्ससी आपस में इक्वल होकर के जेड की वैल्यू रह जाएगी केवल आर। तो जब आपने यहां सोर्स लगाया 500 हर्ट्ज का, तब एक्सएल और एक्ससी का डिफरेंस जीरो नहीं है, कुछ भी है चाहे वो, लेकिन जीरो नहीं है। तो फिर z की वैल्यू में z की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका यहां तो कुछ ना कुछ तो फिगर होगी, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगी। z की वैल्यू r के बराबर नहीं आएगी, r से ज्यादा ही आनी है। जब आपने 1000 हर्ट्ज का सोर्स लगाया है, तो भी ये 1000 हर्ट्ज जो नेट फ्रीक्वेंसी है एसी सोर्स की, ये सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है। क्योंकि डिफरेंट है तो एक्सएल और एक्ससी इक्वल नहीं होंगे, एक्सएल एक्ससी इक्वल नहीं होंगे तो यहां जीरो नहीं आएगा आपका, तब भी जेड की वैल्यू आर से बड़ी होगी। लेकिन इस सोर्स के लिए, इस सोर्स के लिए सोर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट के इक्वल है। तो इस सोर्स के लिए जब आप इस पूरे सर्किट का इंपीडेंस फाइंड करेंगे, इंपीडेंस फाइंड करने में अब एक्सएल और एक्ससी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये ब्रैकेट जीरो हो गया तो z की वैल्यू आपकी r बन जाएगी। z की वैल्यू r बनेगी तो i की वैल्यू मैक्सिमम v अपॉन r यहां बन जानी है। इसके बाद ये 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो 50 हर्ट्ज भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग है। तब चाहे ये बड़ा हो या ये छोटा हो, ये बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो z की वैल्यू में आपको r के साथ कुछ ना कुछ तो ऐड करना ही पड़ेगा। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये एक सोर्स से सोर्स की फ्रीक्वेंसी आप जीरो से बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफ आर पर आकर एक्सी घटते घटते एक्सएल बढ़ते बढ़ते इक्वल हो गया। मैंने सिर्फ यहाँ क्या करा, एक सोर्स में लगा करके कई सारे सोर्स दे दिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के। फिर से ध्यान रखिएगा कि आपका आरएलसी सर्किट कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा एसी के रास्ते में, ये डिपेंडेंट है आर की वैल्यू, एल की वैल्यू, सी की वैल्यू और साथ ही साथ सोर्स के फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पर। एक ही सर्किट है आपका, एक ही सर्किट है, लेकिन अगर आपने अलग अलग सोर्सेज अप्लाई कर रखे हैं तो केवल उस एक सोर्स की कॉरस्पॉन्डिंग करंट लार्ज मैक्सिमम होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल पड़ रही है। ये रेजोनेंस कहलाता है आपका। अब कहाँ इसका यूज हो रहा है, कहाँ इसका यूज हो रहा है? आप कोई चैनल सुनते हैं एफएम का, उसमें वो बार बार बोलते रहते हैं 93.5 एफएम बजाते रहो। ये 93.5 एफएम क्या है? 93.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उस वेव की जो रेडियो स्टेशन भेज रहा है आपके डिवाइस तक, आपके डिवाइस तक। लेकिन क्या एक ही रेडियो स्टेशन की वेव आ रही है आपकी डिवाइस तक? कोई दूसरा स्टेशन भी तो है जो इससे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर वेव निकाल रहा है। टीवी वाले भी तो हैं, वो भी तो भेज रहे हैं। पुलिस के वायरलेस सिस्टम्स भी तो हैं, ये भी तो यही है, ये सारी फ्रीक्वेंसी। अगर कोई पुलिस पर्सन अपना वायरलेस लेके यहाँ बैठ जाए तो उसका वायरलेस कैच कर लेगा आप उसके हेडक्वार्टर को। क्यों? क्योंकि यहां तक वेव आ रही है। जब आप अपने एफएम में चैनल चेंज करते हैं, जब आपने उसे चैनल को चेंज करके 93.5 एफएम पे सेट किया, तब आपने अपने डिवाइस के अंदर लगे हुए आरएलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 93.5 मेगाहर्ट्ज कर दी। कैसे करी जाती है वो एक अलग कंडीशन है, वो एक अलग फिनोमिनन है। वहां वेरिएबल होते हैं कैपेसिटर या वेरिएबल होता है इंडक्टर। उस इंडक्टर की या कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करके आप
अपने सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड है वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्शन और वैल्यू ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, दोनों में से कोई एक बदल दोगे तो एफ आर की वैल्यू बदल जाएगी। तो अक्सर कैपेसिटर्स को रखा जाता है वेरिएबल, एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी वेरिएबल होती है। कैसे इसको वेरी किया जाता है अलग बात है वो। तो कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करके आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं। आपने जब अपने मोबाइल में या अपने एफएम में वो 93.5 एफएम मिलाया, तब एक्चुअल आपने उस एफएम के अंदर लगे हुए आरएलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को 93.5 मेगाहर्ट्ज कर दिया। अब इससे क्या हुआ? आपके उस डिवाइस तक, आपके उस एफएम डिवाइस तक सैकड़ों से फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी इससे मैच कर गई नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू मैक्सिमम, तो आपको सुनाई देगी वही। और बाकी चैनल जो होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी? उनकी करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो इसलिए आपको एक चैनल। सेम यही काम होता है जब आप टीवी में अपना रिमोट से चैनल चेंज करते हैं। चैनल चेंज करने का मीनिंग होता है कि आप टीवी के अंदर लगे हुए आरएलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी को मैच करा रहे हैं। किससे मैच करा रहे हैं? उस फ्रीक्वेंसी से मैच करा रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर आपको हॉट स्टार मिल रहा है। नहीं, हॉट स्टार नहीं, क्या होता है वो, स्टार प्लस मिल रहा है। जब आप चेंज कर रहे हैं चैनल, तो आप एक्चुअली अपने टीवी के अंदर लगे हुए सर्किट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, कैपेसिटी चेंज करके या इंडक्टर चेंज करके। कैसे करना है तो कंपनी जाने कैसे करती है वो। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का बहुत यूज है हमारे। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं होती, रेजोनेंस का कंसेप्ट नहीं होता, तो ना हम टीवी देख पाते, ना हम रेडियो देख सुन पाते, ना हम अपने मोबाइल्स यूज कर पाते। एक ही जगह बैठे हुए हजारों, 50 मोबाइल, 1000 मोबाइल, 100 मोबाइल एक ही जगह है, लेकिन घंटी तो एक ही बजती है। वो भी एक ऑलमोस्ट रेजोनेंस वाली कंसेप्ट होता है, वो सिम के थ्रू किया जाता है। रेजोनेंस तो एग्जैक्ट नहीं होता, कुछ और थोड़ा सा होता है, लेकिन इससे मिलता जुलता होता है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के इक्वल हो जाती है। एट रेजोनेंस सबसे पहला कंडीशन क्या बनी? एक्सएल इक्वल्स एक्ससी। इस एक्सएल इक्वल्स एक्ससी से के इक्वल होने से क्या 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 कंसीक्वेंस हुआ? Z की वैल्यू मिनिमम हो गई, इक्वल टू ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट R। अब इससे क्या कंसीक्वेंस बना कि सर्किट की करंट मैक्सिमम हो गई, विच इज डिसाइडेड बाय ओनली बाय ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इफ अ नंबर ऑफ सोर्सेस, यही सर्किट चल रहा है, इफ अ नंबर ऑफ sources having different frequencies are applied to the same RLC circuit, the current from the source having frequency equal to the natural frequency of RLC circuit become maximum, and the current from the other sources are suppressed. Hence, series RLC circuit is called selective resonance circuit और selective circuit।